हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज फिट एंड फाइन एंड वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स में आपका जो एनटीसी स्टेज 2 का जो सेक्शन है उसके अंदर आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके, और उसी कड़ी में हम लोग पिछले कुछ समय से आपके पास लेक्चर्स पहुंचा रहे हैं। और उन लेक्चर्स की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनटीसी स्टेज 2 के अंदर जो डिफरेंट चैप्टर्स है फिजिक्स के सिलेबस में, उसके अंदर से हमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स के किस किस सब टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो, ऑप्टिमम हो। सो अब आज के लेक्चर में हम बात करते हैं एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। इन जनरल हमारे पास ये जो वर्क पावर एनर्जी है, ये सिर्फ वर्क के नाम से है 9th क्लास के अंदर, बट एक्चुअल में थोड़ी बहुत एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स भी है यहाँ पे। तो उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी या सिर्फ वर्क भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक कि वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज वर्क डन बाय फोर्स। अब हमें पता है कि जब भी हम वर्क डन लिखते हैं या वर्क लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, जहां पे एफ वेक्टर तो है अपना, क्या है भाई, एफ वेक्टर तो है हमारे पास फोर्स, और डेल्टा एस वेक्टर क्या है, डेल्टा एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। सिमिलरली ये जो डॉट लगा रखा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। या फिर मैं वर्क डन को, इस डॉट प्रोडक्ट को हटा के ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पे जो थीटा है वह क्या है, वह है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर। अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर ये मेरे पास मास है, फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है, और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से, देख लीजिए ये है डेल्टा एस वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एफ वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर अगर एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इसको लिख देता हूं यहां पर। अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वर्क डन is positive if f vector non-zero, delta s vector non-zero and थीटा जो है वह क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इतना समझ में आया। सिमिलरली वर्क डन वुड बी जीरो if either थीटा is equal to 90 डिग्री और एफ वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाए और डेल्टा एस वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है। एक और केस हो सकता है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन वुड बी नेगेटिव इफ फोर्स वेक्टर की वैल्यू जीरो नहीं है, अच्छा मैंने जीरो के लिए बोला, ठीक है, डेल्टा एस वेक्टर की वैल्यू नॉन जीरो है और थीटा इज ऑब्ट्यूस। ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशंस है जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। अगर यहां तक सब कुछ सही है तो अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। उनमें से क्या है वो बेसिक चीजें, इसके बारे में समझते हैं। हमें पता है कि कोई भी बॉडी पे अगर वर्क डन होता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और ऐसे सारे फोर्सेस के कारण जो भी वर्क डन होगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इसको मैं एफ एक्सटर्नल की जगह पे सिंपल ऐसे लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स,
ये बराबर होता है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस माइनस ऑफ डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। यानी कैन आई राइट डाउन दिस फाइनली एज कि वर्क डन जो भी एक्सटर्नल फोर्स ने किया प्लस वर्क डन जो भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने किया बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है ना भाई, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको कलेक्टिवली? मैकेनिकल एनर्जी। ये पता होना चाहिए। सो इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी जानते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बदले हैं, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपने गौर किया हो तो इसी फॉर्म को मैं डिफरेंट तरीके से लिखता चला गया और अलग अलग चीजें मेरे पास आती चली गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर है मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के। ठीक है ना, तो ये मैकेनिकल एनर्जी तो उसको लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दो बॉल्स हैं A एंड B आर रिलीज्ड टुवर्ड्स पॉइंट्स W from point X and point Z respectively on a perfectly smooth track as shown in the figure. The balls move along the track without losing contact. What will be the ratio of the speeds? अब देखो, जब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन के अंदर एक बॉल छोड़ गई X से और दूसरी बॉल छोड़ी गई Z से, दोनों की दोनों W पे पहुंच रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये दोनों बॉल्स W पे पहुंच रही है तो इनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ होगा, और वही लॉस जाके किस में कन्वर्ट हुआ होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, विच इज फाइनली इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि पहले मैं x वाले की बात कर रहा हूं, तो x वाला है 45 मीटर पे और W वाला क्या है? W वाला है 27 मीटर पे। सो इम्प्लाइज ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस ऑफ 27 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 मीटर्स। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा प्लस, या इसको मैं यूं लिखता हूं डेल्टा ऑफ यू प्लस डेल्टा ऑफ के इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे कि डेल्टा यू की वैल्यू है माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू 18 प्लस ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको मैं वी ए बोल रहा हूं, इज इक्वल टू 0। यानी क्या वी ए की वैल्यू है 18g या यूं कहूं 36g का अंडर रूट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं B के लिए। जब मैं बोल रहा हूं B के लिए, तो B के लिए Z ये है ओरिजिनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन, और यहां से ये नीचे गया तो कितना है? 5 6 7 8 मीटर्स। इतना समझ में आया? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मास इंटू जी इंटू 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर, यानी कि वीबी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16g। देख लीजिए भाई, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे वीए या वीबी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा। तो क्या मैं वीए को लिखूंगा 36g और वीबी को लिखूंगा 16g। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, 4 से काट दूं, तो क्या मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9/4, which can be further written as 3/2। और ये किसकी वैल्यू है? ये है VA अपॉन VB की वैल्यू, यानी VA अपॉन VB की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। लुकिंग एट द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से वेलोसिटी के रेशियो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है जब आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वेलोसिटीज वगैरह नहीं आएंगी, वो बिल्कुल आएंगी, उनके रेशियोज पूछे जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ लेंथ x
is half of kx square and the force required to compress it is kx. K is a constant of the spring called a spring constant. ये सारी चीजें हमें पता है. The spring is placed on a floor upright and a stone of mass 10 kg falls and hits the spring with a speed of 10 meter per second. The spring is compressed by 5 centimeter. Assuming that there is no loss of energy, what is the value of K? तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम कहेंगे कि अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है, अगर ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे कहीं पे था इनिशियली हमारा स्प्रिंग और बाद में 5 सेंटीमीटर नीचे फंस गया या नीचे आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ से नीचे आया 5 सेंटीमीटर और इस समय पे इस पे एक ब्लॉक भी रखा है. इस ब्लॉक का मास है 10 kg. तो जब ये नीचे आया तो भाई ब्लॉक जो रखा है वो भी नीचे आया. तो क्या मैं कह सकता हूं जितना भी लॉस इन एनर्जी ऑफ ब्लॉक हुआ उतना ही गेन इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा. सो हम कहेंगे कि भाई ये ब्लॉक नीचे आया यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ. पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज को मैं लिखता हूं m इंटू जी इंटू एच. एच की वैल्यू कितनी है 5/100. उसके अलावा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हुई एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर कितना है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना. तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट डू आई गेट दिस वैल्यू एज 505 इंटू 2 होल अपॉन एक्स यानी 5 यानी कि 5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर. देख लीजिए बच्चों और ये क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी के. इसको तो मैं सॉल्व करता हूं तो आई गेट दिस वैल्यू एज 4 into 10 to the power 5 Newton per meter. So the correct answer becomes option C. I hope each and every one of you have understood this completely. और अगर आपको ये समझ में आए तो देखिए यहाँ पर फिर से एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स में आप स्ट्रांग होने चाहिए. तो क्वेश्चन है टू कार्स A and B of same mass start from the same location at the same time but on different straight roads. Car A travels on a road that has greater angle of inclination with horizontal compared to the road on which B travels. ठीक है. अब क्या बोला गया, at any instant both cars A and B have the same height above the starting point. If EA and EB are total energies of car A and B respectively, then अब सोच के देखिए एक कार है मेरे पास कुछ ऐसी वाली ग्रेटर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो ये A वाली जो कार है उसके पास कुछ अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है. और ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाती है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम, ठीक है. ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन. अब मैंने कहा मेरे पास एक और कार है, राइट, आई हैव वन मोर कार और इस बार ये जो कार का इंक्लिनेशन है वो इससे कम है, मैं कहता हूं कुछ बीटा ही है. और इस बार जो मेरी कार है वो कुछ ऐसे चल रही है और क्या बोला गया कि इनकी सेम हाइट है यानी यहाँ पे जो हाइट अगर h है तो यहाँ पे वही हाइट h ही है, ठीक है ना. तो हमें टोटल एनर्जी के बारे में कमेंट करना है. अब सोच के देखो अगर ये गाड़ी चल रही है v1 वेलोसिटी से, इसको अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं. सो अगर ये गाड़ियां चल रही है v1 एंड v2 वेलोसिटी से, सो क्या मैं कहूंगा कि अगर ये v1 से चल रही है या इस समय पे ये v1 से चल रही है तो इस वाले समय पे ये v2 से चल रही होगी. सो जो टोटल एनर्जी होगी यानी EA जो होगी वो एक तो होगी मास ऑफ A जो कि कांस्टेंट है इंटू G इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ M इंटू V1 का स्क्वायर. सिमिलरली B के लिए जो होगी वो होगी mgh प्लस हाफ ऑफ m इंटू V2 स्क्वायर. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें V1 और V2 के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया गया है एंड विदाउट नोइंग V1 एंड V2 हम कंपेयर नहीं कर सकते एनर्जीज को. हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी. आई होप इतना समझ में आया है. अगर आ गया है तो अब देखिए किस पैटर्न के क्वेश्चंस बना रहा है स्टेज एनसीईआरटी जो है स्टेज 2 के लिए. बेसिक्स है लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीज. अगर आपको पता नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी. अगला क्वेश्चन, एक ट्रक है और एक कार है जिनके डिफरेंट मासेस हैं. एक का है m1 और दूसरे का है m2 आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. यानी कि मैं क्या कहूंगा कि हाफ ऑफ m1 into v1 square
is equal to half of m2 into v2 square. Equal stopping forces are applied and they come to halt after traveling through a distance of x1 and x2. अब अगर इनके अंदर equal stopping forces लगाए हैं तो मैं कहता हूं f लगाई होगी, so f into x1 and f into x2. अब ये किसके बराबर है? ये जो equal stopping forces लगाई गई हैं ये इसकी एनर्जी को खत्म कर रही है. कितनी एनर्जी को खत्म कर रही है? टोटल एनर्जी को खत्म कर रही है काइनेटिक फॉर्म में. So half of m1 into v1 square and half of m2 into v2 square. अब अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोल दूं, इस इक्वेशन को 2 बोल दूं, इस इक्वेशन को 3 बोल दूं, तो by 1 2 3 क्या मैं लिख सकता हूं कि f into x1 is equal to f into x2 implies x1 is equal to x2. यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? देखिए ऑप्शन है. तो क्या कर रहे हैं, मोशन को इसके अंदर मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया गया. अगर आपको इतनी नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे, तो थोड़ा सा रेडी रहना है हमें इन सब चीजों के लिए भी, ताकि कोई परेशानी ना हो. अगर इतना समझ में आ गया है तो आज का जो चैप्टर है हम वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं. और अब समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज. तो हमने बात करी है आज, जो हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है उसके अंदर वर्क डन बाय अ फोर्स किस तरीके से लिखा जाता है. एनर्जी कंजर्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो हमें चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं. अगर वर्क डन एक्सटर्नल प्रेजेंट है तो वर्क डन लिखना पड़ेगा एलएचएस में, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. अगर वर्क डन प्रेजेंट नहीं है तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी. दोनों ही की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो इसी पे बेस हमने क्वेश्चंस करे हैं और आपको ध्यान रखना है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बार बार बन सकते हैं. इस साल भी इसी पैटर्न पे बनेंगे. सो आप प्लीज ध्यान रखिएगा इसका और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप स्टेज 2 के अंदर क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.